हजारों घंटों की हर इश्यू पर विशद चर्चा को एक प्रकार से एक पुस्तक के 4 कोने में लाना ये भगीरथ कार्य था। और बाबा साहेब आंबेडकर जी ने इस देश की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, इस देश की जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले 1000 साल तक जिससे हमारे संविधान की रिलेवेंसी बनी रहे, वो काल बाह्य न हो, ये सारी चीजों को समाहित कर हमारे संविधान की रचना की। हमारा संविधान एक पुस्तक नहीं है। हर नागरिक का शरीर, संपत्ति और सम्मान तीनों की रक्षा की व्यवस्था ये संविधान के अंदर की है। और ये तीनों की रक्षा के साथ जुड़ी हुई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पुख्त करने के लिए आज हम सब जानते हैं फोरेंसिक साइंस इस सबसे बड़ा एक प्रकार से उपयोगी विज्ञान है। और आज व्यास जी ने उसी दिन ये सेमिनार रखकर एक बहुत स्तुत्य काम किया है। मैं व्यास जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम न्याय प्रणाली को पीपल सेंट्रिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रयासरत हैं और न्याय मांगने वाले को समय पर न्याय मिले और न्याय मिलने की संतुष्टि भी हो, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। और इसी के माध्यम से सुरक्षित भारत, सक्षम भारत और समर्थ भारत की रचना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज यहां पर 3 नए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पुख्त करने वाले कानून भारत सरकार लेकर आई हैं। इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए और आतंकवाद को निपटने के लिए भविष्य में फोरेंसिक साइंस का रोल क्या हो सकता है, ये 2 विषय पर ये समिट आयोजित की गई है। हम इस समिट के उद्देश्यों को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मगर मुझे विश्वास है कि विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने से, नीतियों की चर्चा करने से, भविष्य की रणनीति बनाने से और भविष्य की रणनीति को शेप देने के लिए और एक सर्वस्वीकृत समाधान करने के लिए इस समिट बहुत सफल रहेगी, इसका मुझे विश्वास है। आज यहां पर युवाओं को पुरस्कार भी दिया गया है हैकेथॉन के अंदर, जिन्होंने अच्छे तरीके से विषयों को डेवलप किया है। और मुझे बहुत आनंद है कि हिंदी भाषा के उपयोग के लिए भी युवाओं को यहां पर पुरस्कार दिया गया है। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को और हिस्सा लेने वाले, स्पर्धा में हिस्से लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि हमारे यहां फोरेंसिक नया विचार नहीं है। ये बात सही है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर डिटेल इसका विवरण मिलता है। हम इसको ध्यान से देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अभी का मेडिकल साइंस आने से 2300 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले किस प्रकार के मेडिकल साइंस के अभी के सभी तारणों को इन्होंने विस्तृत रूप से वर्णित किया है। और विष विज्ञान, विष की पहचान, संदिग्धों की बॉडी लैंग्वेज, बोलचाल के आधार पर आरोपियों की पहचान, इस तरह के साइकोलॉजी से जुड़े हुए विषयों पर भी आचार्य कौटिल्य ने बहुत डिटेल मार्गदर्शन विश्व का करा है। और मैं मानता हूं कि ये कभी भी कालबाह्य नहीं होगा, इसका उपयोग भी हमने करना पड़ेगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं आज के जमाने में न्याय को अगर समय पर उपलब्ध कराना है और
दोष सिद्धि का दर, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना है तो फोरेंसिक साइंस के बगैर ये संभव ही नहीं। जो पूरा क्राइम का सिनेरियो बदला है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल्स द्वारा उपयोग, इंफॉर्मेशन के अलग अलग माध्यमों का उपयोग और कम्युनिकेशन के माध्यमों का उपयोग कर क्राइम को सीमा रहित बनाया है। पहले एक जमाने में क्राइम एक जिले की यूनिट में होता था, एक राज्य की यूनिट में होता था, एक देश की यूनिट में होता था। अब क्राइम बॉर्डरलेस हुआ है। वो राज्य की, शहर की, देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी लांघने का प्रयास कर रहा है। उसी समय फोरेंसिक साइंस का महत्व बहुत बढ़ जाता है और मुझे आनंद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय पहले इसको परख लिया था। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2009 में मैं वहां गुजरात का गृह मंत्री था। तब हमारी कैबिनेट में उन्होंने चर्चा की थी कि गुजरात में एक फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाए, एक ऐसी नींव रखी जाए जो आने वाले 50 साल तक देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार बने। और आज मैं बहुत हर्ष के साथ कह रहा हूं, जो गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का पौधा उन्होंने बोया था, वो आज नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के वटवृक्ष में बनकर अपने तरीके की विश्व की एकमात्र यूनिवर्सिटी बना है। और मित्रों, मेरे लिए ये भी हर्ष का विषय है कि 1 अक्टूबर 2020 को नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ। उस वक्त भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे और मैं इस देश का गृह मंत्री था। मोदी जी के विजन ने इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के परिदृश्य को बदलने का काम किया है। जिस पर आरोप है उसको भी अन्याय न हो और जो फरियादी है उसको तो जरा भी अन्याय न हो, इसकी चिंता करनी है तो फोरेंसिक साइंस को हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। 2009 और 2020 ये दोनों इनिशिएटिव फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बनाने के जो लिए गए, इससे न केवल हमें ट्रेन मैन पावर की उपलब्धता होगी, इसके साथ साथ अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए हमारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। एक प्रकार से जटिल केसों में विश्वसनीय तरीके से फोरेंसिक असेसमेंट करने के लिए एक विश्वसनीय स्थान भी खड़ा हुआ है और देश भर की फोरेंसिक लेबोरेटरीज को टेक्नोलॉजी को, फोरेंसिक लेबोरेटरी को आधुनिक टेक्नोलॉजी देने का एक बहुत बड़ा मंच भी हमारी नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनी है। डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी, अनुसंधान, कई प्रकार के कार्यक्रम, कई प्रकार के अभ्यासक्रम वहां चल रहे हैं और कई प्रकार की स्वदेशी टेक्निक भी नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अपनाई भी है, इसको डेवलप भी की है और इसकी टूल किट्स भी बनाकर देश भर की पुलिस को देने का काम नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने किया है। मित्रों, आज मैं 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, इसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं। 2019 के अगस्त महीने से प्रधानमंत्री जी ने एक काम गृह मंत्रालय को कहा कि कॉलोनियल लॉ से इस देश को मुक्ति दिलानी चाहिए। 19 से 24 तक विशद चर्चा कर हम 24 में ये कानून लेकर आए। अब जब मित्रों इस पर चर्चा हुई तब मुझे मालूम पड़ा कि ये कितना जरूरी था। मैंने इसकी हर मीटिंग में क्लॉज बाय क्लॉज पुराने और नए दोनों कानून पढ़े हैं और मैं बता सकता हूं कि हम कितना नुकसान हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कर रहे थे। मित्रों, कोई भी कानून 50 साल के बाद बदलते परिदृश्य की लेकर
कालबाह्य हो जाता है। अगर उसमें उचित परिवर्तन नहीं किए जाते हैं तो कानून इरिलेवेंट भी हो जाता है, अपना उद्देश्य भी खो बैठता है। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानून जिसका उद्देश्य भारत के नागरिक को न्याय देना नहीं था, अंग्रेजों की सरकार को बरकरार करना था, उसके उद्देश्य में ही खामी थी। नरेंद्र मोदी जी अपने नेतृत्व में 3 जो नए कानून लेकर आए हैं वो भारत के नागरिकों द्वारा, भारत के नागरिकों के लिए और भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और मैं मानता हूं ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस कानून के अंदर अभी की सभी टेक्नोलॉजी को लीगल आधार देने का काम किया है, और सिर्फ अभी की टेक्नोलॉजी को नहीं, आने वाले कम से कम 100 साल तक की टेक्नोलॉजी को समाहित करने का भी हमने इसमें प्रयास किया है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमने ई डॉक्यूमेंट और ई समन 2 व्याख्या की है। अब टेक्नोलॉजी जो बदल जाए, ई डॉक्यूमेंट जब लॉ एक्सेप्ट करता है तो मोड ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं रहता है, और ई समन जब आप स्वीकार करते हो कानूनी रूप से, तब मोड ऑफ टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं रहता। इस प्रकार से लंबे समय तक हमने क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल सभी चरणों में टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है, और 7 साल या इससे अधिक जिसमें कारावास की सजा है उसमें हमने फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी किया है कि क्राइम सीन का विजिट एफएसएल ने करना ही पड़ेगा, उसको हमने मैंडेटरी बनाया है। और इसके कारण जो सजा कराने का दर है, दोष सिद्धि का प्रमाण है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों में, आने वाले 1 दशक के अंदर दुनिया में सबसे अच्छा दोष सिद्धि का दर अगर किसी देश में होगा तो वो भारत में होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी आसाम का रिव्यू कर आया हूं, अभी पूर्णतया ये कानून लागू भी नहीं हुए, वहां अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, टेक्नोलॉजी स्थापित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। फिर भी इस कानून के तहत जितने केस चले उसमें पहले आसाम का दोष सिद्धि का दर 20% था, वो बढ़कर 56% हुआ है, मतलब 30% की वृद्धि हुई। देश का अभी दोष सिद्धि का दर 54% है, और इसमें अगर हम 40% की वृद्धि करा सकते हैं तो मैं मानता हूं कि भारत के अंदर सच अर्थ में जिसका स्वप्न हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, कानून का राज स्थापित करने का स्वप्न हम पूरा कर पाएंगे। नए कानून के अंदर हमने टेररिज्म को भी डिफाइन किया है, वॉइस लॉग्स, डिजिटल वॉइस मेल, उसको भी स्थान दिया है। बीएनएसएस में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक साक्ष्य की वीडियोग्राफी, पूछताछ के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड को भी कानूनी आधार देने का हमने काम किया है। और कई जगह पे समय कम हो इसके लिए भी हमने प्रावधान किए हैं। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायिक व्यवस्था तीनों जगह पे हमने समय मर्यादाएं तय कर निश्चित अवधि के अंदर न्याय मिलने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है, और इसके परिणाम भी मिलने लगे। कई सारे केस ऐसे आते हैं कि 23 दिन में बलात्कार के अपराधी को सजा कर दी गई, 100 दिन के अंदर ट्रिपल मर्डर केस को रिजॉल्व कर उसको सजा कराने का काम कर दिया गया, क्योंकि ये सब ट्रायल्स में जब टेक्निकल एविडेंस को मान्यता दे दी गई है तो साक्ष्य कम होते हैं, साक्ष्य की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। मोबाइल का लोकेशन और टेक्निकल एविडेंस, ये दोनों को मिलकर न्यायाधीश तुरंत ही सजा करने का निर्णय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने पूरे हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिजिटाइज करने का भी प्रयास किया।
आज देश में CCTNS के माध्यम से 100% पुलिस स्टेशन कंप्यूटराइज हो चुके हैं। लगभग 14 करोड़ 19 लाख FIR और उसके डॉक्यूमेंट्स लेगेसी डेटा के साथ हमने ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं। 22,000 कोर्ट्स ई-कोर्ट बन चुके हैं। 2 करोड़ 19 लाख कैदी का डेटा ई-प्रिजन के माध्यम से उपलब्ध है। 1 करोड़ 93 लाख केसों का प्रोसिक्यूशन का डेटा ई-प्रोसिक्यूशन के माध्यम से उपलब्ध है और 39 लाख फॉरेंसिक साक्ष्य ऑनलाइन ई-फॉरेंसिक के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है। क्राइम एक्ट इससे 16 लाख अलर्ट जनरेट हो चुके हैं। नफीस के अंदर 1 करोड़ 53 लाख आरोपियों के फिंगरप्रिंट उपलब्ध है और ये फिंगरप्रिंट हर पुलिस स्टेशन के साथ साझा किया है। तो क्राइम सीन से जो फिंगरप्रिंट आता है उसको कंप्यूटर में डालने से कुछ मिनट में ही आरोपी का पता चलता है। नेशनल डेटाबेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर्स भी उपलब्ध है। प्रिजन डेटाबेस, NIA का राष्ट्रीय स्तर का टेररिज्म का डेटाबेस, नेशनल साइबर फोरेंसिक्स लेबोरेटरी के माध्यम से कई सारी सेवाओं को भी हमने डेटा में कन्वर्ट किया है। ये सारे डेटा अभी तो अलग अलग साइलोज में पड़े हैं। इस पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर कुछ ही वर्ष के अंदर, शायद 1 या 2 साल में, ये सारे डेटा एक दूसरे से बात कर विश्लेषणात्मक तथ्य हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम को देंगे। जब ये विश्लेषण इन्वेस्टिगेशन टीम के पास आएगा तब क्राइम को रोकने की डिजाइन बनाना, रणनीति बनाना हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा और क्राइम कंट्रोल करने में भी हमें बहुत फायदा होगा। मित्रों, जब मैंने कहा कि 7 साल और उससे ज्यादा कोई भी सजा हो ऐसे FIR के अंदर क्राइम सीन का फॉरेंसिक साइंस का विजिट करना जरूरी कर दिया गया है, अब कंपलसरी किया है। कई सारे लोगों के मन में सवाल आता था कि आप इतने ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स कहां से लाएंगे। उनको मालूम नहीं है, नरेंद्र मोदी जी आगे से ही सोचकर काम करते हैं। कानून 24 में आए और 20 में हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बना दी। 4 साल पहले से ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई। 7 परिसर इसके देश के अलग अलग राज्यों में हो चुके हैं। अगले 6 माह में और 9 परिसर हम स्थापित करेंगे और 10 और परिसर प्रस्तावित हैं। देश का करीब करीब एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर नहीं होगा। और हम हर परिसर को एक एक विषय देकर उसमें सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा यूनिट बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। फॉरेंसिक साइंस के हर क्षेत्र को एक एक परिसर को आवंटित कर वहां के विद्यार्थियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए मदद कर अनुसंधान में ऊंचाइयां हासिल कर वो परिसर को कोई एक विषय में विश्व में सर्वोत्तम बनाने का हम प्रयास करेंगे। और जब ये हो जाएगा तब हमारे पास हर साल 36,000 डिप्लोमा और डिग्री होल्डर युवा पास आउट होकर बाहर निकलेंगे जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सेवा करेंगे मित्रों। और मुझे विश्वास है कि हम हमारी पूरी रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। लगभग एक अंदाज के हिसाब से हमारे डेटा जो हमारे पास क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में उपलब्ध है, इसके हिसाब से 7 साल और इससे ऊपर की सजा वाले हर क्राइम सीन को विजिट करना है तो 30,000 लोग चाहिए। यहाँ हर साल 32,000 लोग बाहर आएंगे जो बाद में प्राइवेट FSL के अंदर भी काफी लोग इसमें काम करेंगे। गृह मंत्रालय प्राइवेट FSL और गवर्नमेंट FSL के बीच में एक अनुबंध भी तैयार कर रही है जिसे कुछ FSL का एनालिसिस करने के लिए प्राइवेट लेबोरेटरी का भी हम उपयोग कर पाएंगे। NFSU ड्रोन फॉरेंसिक
स्मार्ट सिटी फॉरेंसिक, मरीन फॉरेंसिक, कॉर्पोरेट फॉरेंसिक्स जैसी कई नई विधाओं में भी आगे बढ़ने का काम कर रहा है। एनएफएसयू का इंटरनेशनल आउटरीच भी बढ़ता जाता है। अभी लगभग 240 विदेशी छात्र एनएफएसयू में अभ्यास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दुनिया में भी, एक जगह तो शुरुआत हो चुकी है, पर दुनिया में भी हम हमारे कैंपस को विस्तारित करने का कार्यक्रम हाथ में लेंगे। मुझे जब ब्रीफ करने के लिए एनएफएसयू के ऑफिसर आए थे, तब गृह मंत्रालय और एनएफएसयू के ऑफिसरों की एक मीटिंग भी हुई थी। इसमें मैंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को कहा है कि साइकोलॉजी के लिए भी कुछ अच्छे स्टूडेंट तैयार किए जाए और हमारे जो कैदी है इनका एनालिसिस कर जो जन्मजात क्रिमिनल कैदी है, जो आदतन क्रिमिनल बन चुके हैं, उनको एक वर्ग बनाया जाए। जो सरकमटेंसेस के कारण क्राइम कर बैठे हैं उनका एक वर्ग बनाया जाए और जो रिक्वायरमेंट के कारण क्राइम कर चुके हैं उनका भी एक वर्ग बनाया जाए और जेल के अंदर ही तीनों को एक प्रकार से साइकोलॉजिकल सिटिंग्स कर अच्छे नागरिक बनाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े। मैं समझ रहा हूं बहुत बड़ा काम है, कोई तुरंत होने वाला भी नहीं है, ये भी मैं समझ रहा हूं, पर जो नींव डालते हैं वो नींव में से ही तो बड़ा वटवृक्ष होता है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में समाज के अंदर हमारे कैदियों के पुनर्वसन के लिए, पुनः प्रस्तापित करने के लिए फॉरेंसिक साइंस के आधार पर हम एक अच्छी सुविधा खड़ी कर पाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। इसकी शुरुआत कम से कम हम मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 1 या 2 साल में करेंगे और उसको फिर हमने एक मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाया है। वो मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो के साथ जोड़कर क्राइम कंट्रोल में भी इसका उपयोग करेंगे। मित्रों, कई सारे चैलेंज, आज यहाँ युवा विद्यार्थी भी है, कई सारी चैलेंज हमारे सामने है जिसका रास्ता फॉरेंसिक साइंस ढूंढ सकता है। कई सारी चैलेंजेस है, मैं इसका नाम देना नहीं चाहता, लंबी सीरीज है, परंतु फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और गृह मंत्रालय दोनों साथ में मिलकर इस सारी चैलेंजेस का उपाय ढूंढने के लिए फॉरेंसिक साइंस का उपयोग करें और समाज को अपराध रहित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। मुझे विश्वास है आज जो समिट हुई है वो एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। मैं फिर से एक बार एनएफएसयू के चांसलर श्रीमान व्यास को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं और जो युवा बच्चे बैठे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।